ठीक है, तो हमें ये टॉपिक करना था गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसरॉय। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक है, कब हुए थे कि 1833 चार्टर एक्ट 1833 के बाद ना वैरेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल इंडिया के विलियम बेंटिक और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1773 ये। हाँ, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज एज फॉलोज। बैटल ऑफ बक्सर, अच्छा ये दिया हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर, क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया, बताया था मैंने कि क्लाइव जो है 2 बार इंडिया आया था। तो वो 64 के बाद चला गया था, फिर आया एक साल बाद, एक दो साल बाद 65 में, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव्स अराइवल इन इंडिया, री अराइवल इन इंडिया 3 मई 1765, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अगस्त 1765। ठीक है, द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया लॉर्ड क्लाइव। द करेक्ट स्टेटमेंट आर द फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन was firmly laid down by Warren Hastings, on which the superstructure was raised by Cornwallis. Clive was responsible for reforming the East India Company's civil and military services. Lord Dalhousie added rich lemitons to the British Empire on the basis of doctrine of lapse. ठीक है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है, मुझे लगता है यूपीएससी क्वेश्चन रहा होगा। At the time of establishment of Asiatic Society in Calcutta, Governor General of Bengal was लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी कब बनी थी? शायद 1778 के आसपास या 75 के बाद, कुछ वैसा ही था ना, 1770s में ही बनी थी। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू विद वेरन हेस्टिंग। सिक्योरिटी सेल ये पॉलिसी थी वेरन हेस्टिंग की। एक और थी ना, रिंग फेंस पॉलिसी, वही रिंग फेंस पॉलिसी वेरन हेस्टिंग। The dual system of governance in Bengal was enforced by रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, उनको दीवानी राइट्स मिली और बंगाल में वो क्या कहते हैं, एक तरह का जो उनकी वहाँ के रेवेन्यू राइट्स थी वो मतलब कंपनी के पास चली गई, और एडमिनिस्ट्रेशन जो बंगाल का वो था, नवाब था। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल वाज एबॉलिश्ड बाय वैरन हेस्टिंग। क्लाइव ने शुरू किया था और वैरन हेस्टिंग ने खत्म किया उसको। The Governor General, who was prosecuted for impeachment by British Parliament, Warren Hastings। ठीक है, इनके खिलाफ केस चला था। ठीक है, शायद करप्शन का किस चीज़ का केस चला था। The judicial organization was established in India by Lord Cornwallis, the Governor General, who created the Covenant Civil Services of India, which later became which later came to known as Indian Civil Services। कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है, सिविल सर्विस क्या है? कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बाद में इंडियन सिविल सर्विस बना, आईसीएस। द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वाज डन इन टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, द टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड इन गाजीपुर। ठीक, क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस भी 2 बार आया था। पहली बार आया तो चला गया, फिर शायद 1802 1803 इसी के आसपास आया था, उसकी डेथ हो गई थी, तो इंडिया में ही इनको दफना दिया गया। The Treaty of Bassein was signed in 1802 between English and Bajirao II। ठीक है, Treaty of Bassein, English and Bajirao II। The first Maratha Sardar to accept the subsidiary alliance of Lord Wellesley was Peshwa Bajirao II। ठीक है, subsidiary alliance was implemented during the reign of Lord Wellesley। देखो, subsidiary alliance, Lord Wellesley, ring fence, वैरेन हेस्टिंग हमने देखा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अभी हम देखेंगे डलहौजी टाइम में। The statement applied to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley are statement, ये correct statement है किसके regarding? Subsidiary alliance, to maintain a large standing army at others' expense, to keep India safe from Napoleonic danger, to establish British paramountcy over the Indian state। ठीक है, इनको हमेशा, इनको भी जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो इनको भी खतरा होता था वेस्टर्न बॉर्डर पे। इनको लगता था कि वेस्टर्न से रशिया अटैक कर सकता है, या फिर नेपोलियन उस समय कैंपेन में था कहाँ पर, इजिप्ट के आसपास, उनको लगता था कि वो भी आ सकता है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडियरी अलायंस वाज नवाब ऑफ अवध।
पहला इंडियन रूलर जिसने सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन किया था नवाब ऑफ अवध। ये उन रूलर्स में से रहा होगा जो ऑप्शन में थे। वैसे सबसे पहले शायद जो निज़ाम थे ना हैदराबाद के, वो उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इज, देखो, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो उस ऑप्शन में निज़ाम नहीं रहा होगा, तब इनको बताया गया अवध वालों को। देखो लिखा है, इफ इट इज आस्क्ड व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली इन क्वेश्चन, द आंसर विल बी हैदराबाद। Out of the given options, namely Hyderabad, Mysore, Awadh, Sindhia, concluded the subsidiary alliance with Lord Wellesley. The correct chronological sequence order of treaties are: सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। ठीक है, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले हैदराबाद है, उसके बाद मैसूर है, फिर अवध, फिर सिंधिया। The main aim of East India Company to make a subsidiary alliance with in Rajput was टू एस्टेब्लिश सोवरेंटी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, इनकी जो भी पॉलिसीज थी ब्रिटिश की, वो उनको ऊपर उठाना या जो लोकल रूलर थे उनको दबाना, अपने अंडर में लाना। ठीक है, वही पर्पस था। द पर्सन हु नेगोशिएटेड सबॉर्डिनेट अलायंस ऑफ 1817-18 विथ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजपूताना, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, सबॉर्डिनेट अलायंस यहाँ कह रहा है, और अभी हमने देखा था ऊपर सब सब्सिडियरी अलायंस थे। ये जो राजपूताना के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे किसने नेगोशिएट किया था? चार्ल्स मेटकाफ ने। एट द टाइम व्हेन empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, the Governor General who kept the British flag flying high in India, Lord Wellesley। ठीक है। The revolt of Vellore occurred during the reign of governor named सर जॉर्ज बॉर्लो। ठीक है, सर जॉर्ज बॉर्लो। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये दूसरा है। ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर शायद 1811 के आसपास हुआ था, 1811 या 1813 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद आ रही है, पर उसी के आसपास हुआ था ये। हाँ, तो उस समय हेस्टिंग्स था। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स दूसरा है, जो 1773 में था, वो दूसरा है। हाँ, इसमें साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ सगोली 1815 AD। ठीक है। द करेक्टली मैच पेयर्स आर हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, वैरन लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है, वो वैरन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स कहा जा रहा है। लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, यही नेपाल वाला, जिससे नेपाल वाला में साइन हुआ था, और ये 1818 के आसपास हुई थी, 1818 के आसपास। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा। सर थॉमस मुनरो was governor of Madras during year 1820 to 1827। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सर थॉमस मुनरो को आप किस लिए जानते हैं? तीन सिस्टम थे ना, जमींदारी, महलबारी और रैयतवारी। तो रैयतवारी सर थॉमस मुनरो ने लाया था। On the basis of elite maladministration, the Governor General who had taken the administration of Mysore state, Lord William Bentinck। ठीक है। Governor General of Bengal who was associated with थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी ईयर याद रहेगी तो आपको ये भी याद मतलब ये रहेगा कि कौन उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, जिस साल ये लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। द सप्रेशन ऑफ थकी वॉज एसोसिएटेड विद कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, इनको किसने अपॉइंट किया था? विलियम बेंटिक ने ना। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन। सती सिस्टम वॉज एबॉलिश बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही 1929 19 क्या सॉरी 1829। हाँ, social reform that were introduced by William Bentinck: abolition of sati, abolition of slavery, suppression of organized band of thugs। ठीक है, ये तीनों एक तरह से सोशल रिफॉर्म थे जो विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे, ये इंट्रोड्यूस किए थे। द सती सिस्टम वाज abolished by William Bentinck in year 1829 AD। Hill Assembly Plan was set up for the development of Adivasi by Cleveland। ठीक है, ये क्लीवलैंड। The export of slaves from Bengal was banned in year 1789। Awadh was annexed to British Empire in India by declaring the state as maladministered। ठीक है, इनको भी जो डलहौजी थे उन्होंने ही एनेक्स किया था, बस इसमें वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था। ठीक है, कई बार इसको काउंट कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में,
पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसमें नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का केस तब होता है जब जो राजा है वो बिना किसी सक्सेसर के मर जाए, ठीक है। अवध was amalgamated into British Dominion in the year 1856. Under doctrine of lapse, the annexation of state in chronological order: सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी, ठीक है। The first state to be merged under Dalhousie's doctrine of lapse: Satara. James Andrew Ramsay was the real name of Lord Dalhousie, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये मतलब 1856 तक थे ना, 1856 53 में आया था शायद, या 52 में, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है डेट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं का था। फिर करेक्ट मैच करना है, ये डेट है और ये मर्जर उनका। 1849 मर्जर ऑफ पंजाब, 1849 मर्जर ऑफ पंजाब, 1848 मर्जर ऑफ सतारा, 1856 मर्जर ऑफ अवध, 1855 मर्जर ऑफ करौली, ठीक है। फिर प्लेस है और ईयर ऑफ एनेक्सेशन है। संबलपुर 1849 एडी, सतारा 1848 एडी, अवध 1856 एडी, झांसी 1854 एडी, ठीक है। सबके रीजंस अलग हैं। झांसी आप डॉक्ट्रिन लैप्स के अंडर में कह सकते हो, ठीक है। अवध मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सतारा भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, संबलपुर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इनके केसेस थोड़े से अलग हैं। पंजाब का केस अलग था। पंजाब वाले जो मतलब ब्रिटिश और एंग्लो पंजाब जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसके बाद इनको मर्ज किया गया था जब हार गए, ठीक है। सतारा का केस पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अवध का भी पता है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। करौली का नहीं पता एग्जैक्टली, शायद ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में गया होगा। The Governor General who formulated and implemented the doctrine of lapse: Dalhousie. The ruler of this state was removed from power by British over the pretext of misgovernance. Awadh. The correct chronological order in which Jhansi, Sambalpur, Satara were annexed by British: Satara, Sambalpur, Jhansi. ठीक है. The first victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse among Jhansi, Satara, Karoli, Sambalpur, state of Satara, 1848 AD. The conquest of Sindh by British was completed during the period of Lord Ellenborough. Sindh was annexed by British in 1843 AD. Sindh was conquered and annexed by Napier. ठीक है, सिंध प्रांत ये पंजाब में पड़ता है अभी। The princely state of Baghat was annexed to the British in 1850 AD. ठीक है, बघट और संबलपुर, झांसी, सतारा ये सारे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में गए थे। Princely state, namely Sindh, Gwalior, Awadh, Satara, that was not annexed by British. ग्वालियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्वालियर वालों ने एक तरह से स्वीकार कर लिया था ना कि आप क्या दिन रहेंगे। शायद सब्सिडी अलायंस इन लोगों ने साइन किया था इसलिए। The officer who was British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion, James Outram, ठीक है, जेम्स ऑटराम उस समय ब्रिटिश रेजिडेंस थे अवध में जब अवध को ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया था। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। महाराष्ट्र में चलाई थी ना पहली ट्रेन, ये किस साल में था? 1853। द कंपनी विच स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इस कंपनी का नाम था। ये महाराष्ट्र में ही चलाई थी जहाँ तक, पुणे, मुंबई से पुणे ऐसे कुछ था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। The last major extension of a British Indian territory took place during the time of Lord Dufferin. Public Works Department were organized in 1845 to 1855 by Lord Dalhousie. ठीक है। Widow Remarriage Act was implemented under Lord Canning, under the rule of Lord Canning. ठीक है, शायद 1856 में ये भी हुआ था ना, विडो रिमैरिज एक्ट 1856 इसके आसपास आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पहल थी। क्वीन विक्टोरिया's मैनिफेस्टो was read out in Allahabad या प्रयाग on November 1, 1858 by Lord Canning. ठीक है। The first victory of India was sorry, not victory. The first viceroy of India was Lord Canning. ठीक है। पहले वायसरॉय का क्या मतलब था? जो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया में, ठीक है। और गवर्नर जनरल मतलब जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड होगा, ठीक है। दोनों एक ही बंदा दोनों पोस्ट रखता था पर उसके पर्पस अलग अलग थे।
क्वीन विक्टोरिया's proclamation was read out by Lord Canning on 1st November 1858 at Allahabad. देखो एक ही क्वेश्चन दो तीन बार घुमा घुमा के आया है, ठीक है. The right to adopt an heir in place of own son was re-established by Queen's announcement of 1858. एक्चुअली जब रिवॉल्ट हुआ तो कई रिवॉल्ट इसलिए भी थे क्योंकि जैसे कुछ राजा मर जाते थे तो उनकी कोई संतानें नहीं होती थी, तो कोई सक्सेसर नहीं होता था. तो क्वीन जो है कोई ना बच्चा गोद ले लेती थी, अडॉप्ट कर लेती थी और उस पर डिक्लेयर कर देती थी कि ये हमारे यहाँ का राजा बनेगा, ठीक है. तो उसको नहीं मानते थे अंग्रेज उस समय. झांसी का केस मान लीजिए, इन केस ऑफ झांसी सेम हैपेंड. तो वो रिवॉल्ट पे गए. तो जब रिवॉल्ट शांत हो गया तो क्वीन की डिक्लेरेशन में ये सारी चीजें बताई गई कि भाई हम किसी को एनेक्स नहीं करेंगे, और कोई अगर कोई राजा बिना मतलब उत्तराधिकारी के मर जाता है बिना सक्सेसर के, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है. किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करके आप बता दो कि हाँ ठीक है ये सक्सेसर है. क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1877 AD, ठीक है. द गवर्नर जनरल हु हैड एबॉलिश्ड स्लेवरी, लॉर्ड एलनबरो, ठीक है. स्लेवरी किसने हटाई थी? लॉर्ड एलनबरो. करेक्टली मैच करना है. लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट. लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंस. लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. लॉर्ड कैनिंग, 1857 रिवॉल्ट, ठीक है. परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस. फिर करेक्टली मैच है. लॉर्ड विलियम मिंटिक, 17th रेगुलेशन ऑफ 1829, ठीक. लॉर्ड हेस्टिंग्स, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18, ठीक है. लॉर्ड वेलेस्ली, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1805 टू 1805, 1803 से 1805, ठीक है. लॉर्ड वेलेस्ली. और इसी टाइम में इनकी डेथ भी हुई थी वेलेस्ली, और इनकी कब्र कहाँ है? इनका गाजीपुर में, ठीक है. गाजीपुर यूपी. पेशवाशिप वॉज एबॉलिश्ड इन ईयर 1818. क्यों? हार गए थे, मराठा हार गए, उसके बाद खत्म कर दिया गया. जो उनके उत्तराधिकारी थे उनको कानपुर भेज दिया गया पेंशन पे, ठीक है. नाना साहब उन्हीं के ही मतलब उत्तराधिकारी थे ना लास्ट पेशवा के. द करेक्टली मैच पेयर्स आर लॉर्ड डलहौजी, एनेक्सेशन ऑफ अवध. लॉर्ड डफरिन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833. मतलब ये इवेंट्स किसके टाइम में हुए हैं, ठीक है. The Anglo-Afghan War 1878 to 80 was fought during the tenure of Lord Lytton. Viceroy who followed aggressive policy against या towards Afghanistan was Lord Lytton, ठीक है. Lord Lytton और रिपन एक तरह से दोनों अपोजिट थे, जितनी उस समय मतलब लिटन के टाइम ज़्यादा खराब काम हुए थे, ठीक है, रिग्रेसिव पॉलिसीज, और रिपन के टाइम प्रोग्रेसिव पॉलिसीज थी, ठीक है. The policy of masterly inactivity was associated with John Lawrence. The first census in India during the British period was held during tenure of Lord Mayo, ठीक है. 1882 के आसपास, 1882 ऐसे कुछ था ना डेट. द वायसरॉय नहीं, 1882 नहीं, 72 है शायद, ठीक है. 82 तक रिपन आ गया था शायद. The Viceroy of India, who was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on tour, Lord Mayo, ठीक है. ये सुबह उठ के घूम रहे थे और एक प्रिजनर था, वो डेथ सेंटेंस पे था, उसने देख लिया इनको, मार दिया. The Governor General who followed a spirited forward policy toward Afghanistan, Lord Lytton. The longest tenure as Viceroy of India was Lord Linlithgow, Lord Curzon, ठीक है. सेकेंड लार्जेस्ट लॉर्ड कर्जन का था, सबसे ज्यादा टाइम के लिए लॉर्ड लिनलिथगो. In 1802, Lord Curzon appointed the University Commission including 2 Indian members. The 2 Indian members were कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ठीक है. यूनिवर्सिटी कमीशन बैठी थी जिसमें 2 इंडियंस थे, क्या नाम था? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी. The Governor General who established Imperial Cadet Corps, कौन था? लॉर्ड कर्जन. Imperial Cadet Corps. Local self-government institutions in India were strengthened in 1882 by Lord Ripon. बताया था. प्रोग्रेसिव पॉलिसीज कौन फॉलो करता था? लॉर्ड रिपन.
Ilbert Bill controversy was related to removal of disqualification imposed on Indian magistrate about the trial of Europeans. ठीक है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी वो रिपन के टाइम ही हुआ था। इसमें क्या था कि जैसे दो तरह के जज होते थे, इंडियन और यूरोपियन। ठीक है, बताया था ये मैंने पहले भी, इंडियन और यूरोपियन। तो जो कन्विक्ट होते थे, मान लीजिए कि अगर इंडियन कन्विक्ट है तो उसको कोई भी वो कर सकता था, ठीक है, ट्रायल दे सकता था, इंडियन जज भी और यूरोपियन भी। लेकिन अगर यूरोपियन कन्विक्ट है उसको केवल यूरोपियन जज ही ट्रायल कर सकता था। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल इसी इसी को रिमूव करने के लिए आया था कि यूरोपियन कन्विक्ट को इंडियन भी कर सके, इंडियन जज भी कर सके, मजिस्ट्रेट भी कर सके। ठीक है, तो यही कंट्रोवर्सी थी, पर ये बिल पास नहीं हुआ था। द फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। ठीक है, एन एम लोखंडे ने इसके लिए बहुत काम किया था, एन एम लोखंडे का नाम आ गया। ठीक है, एन एम लोखंडे उस समय के एक लेबर लीडर कह सकते हो। ठीक है, एन एम लोखंडे वॉज पानियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, फादर ऑफ सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, कंसिडर्ड टू कौन, लॉर्ड रिपन। करेक्टली मैच करना है, लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर करेक्टली मैच है, लॉर्ड क्लाइव डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, चार्ल्स मेटकाफ रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती, लॉर्ड एलनबरो एनेक्सेशन ऑफ सिंध। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, शायद 1904 के आसपास है, 1904 ऐसे कुछ है ना। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वाज अलेक्जेंडर कनिंगम। The Ancient Monument Preservation Act was passed during the tenure of Lord Curzon, Governor General. An important event of Lord Dufferin's tenure as Viceroy was establishment of Indian National Congress. ठीक है, डफरिन के टाइम में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। The person who compared Curzon's administration in India as that of औरंगजेब, जी.के. गोखले। ठीक है, in my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। मतलब लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मेरे हिसाब से कांग्रेस जो है वो गिर रही है, और जब तक मैं इंडिया में हूँ मेरा सबसे अच्छा काम यही होगा कि मैं उसको उसकी जो पीसफुल डिमाइस है उसमें मदद करूँ। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टेन्योर कौन सा है? लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905, Lord Hardinge 1910 to 1916, Lord Chelmsford 1916 to 1921, Lord Irwin 1926 to 1931। ठीक है, अगर आपको इनका टाइमलाइन याद रहेगा तो ये भी जब जो कोई इवेंट होते हैं वो भी आसानी से आप याद कर सकोगे। द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाई लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इनका क्या था? डिवीजन ऑफ बंगाल। इनका क्या था? जो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया वाज रिटन बाय डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक है, द गवर्नर जनरल हु यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज टू conquer Muslims and make them against Congress, Lord Minto. The only Jewish viceroy of इंडिया वॉज लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये चौरी चौरा के बाद आए थे या चौरी चौरा के टाइम थे शायद। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग उसी टाइम में थे। द करेक्टली मैच पेयर्स आर पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग का टाइम है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। ठीक है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट was passed in 1878 during the period of Lord Lytton. It was also known as Gagging Act. ठीक है, the transfer of capital from British India, capital of British India from Calcutta to Delhi was affected during the period of Lord Hardinge। ठीक है, वही 1911 के आसपास। ठीक है, पहले कलकत्ता, तब तक कलकत्ता कैपिटल थी, वहां से दिल्ली लाया गया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। लॉर्ड हार्डिंग पर ही मर्डर अटेम्प्ट हुआ था। ठीक है, मयू को मारा था, इन पर अटेम्प्ट हुआ था, बम फेंका गया था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। किसने मदद की थी? अनुशीलन समिति।
अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति। करेक्ट मैच करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, क्लाइव। सोशल रिफॉर्म, बेंटिक। करेक्टली मैच है। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्ल्स कॉर्नवालिस, सेकंड अर्ल एंड फर्स्ट मार्किस ऑफ कॉर्नवालिस, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस वही, ठीक है, इतना बड़ा नाम उनका होता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, एंड्रयू जेम्स बॉन रैमसे अर्ल मार्किस डलहौजी। मतलब डलहौजी कर देता तो भी समझ में आता, उनका ये पूरा नाम 1 फीट लंबा होता था, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1855, गिलबर्ट जॉन इलियट मुरे कीनीमोंड अर्ल ऑफ मिंटो, गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आर्कीबाल्ड पर्सिवल वेवल विस्काउंट एंड अर्ल वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल जिसको हम कहते थे, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच करना था इनका नाम और इसके साथ किस एक्ट में ये हुए हैं। तो फोर्ट विलियम इन बंगाल वाला था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें कॉर्नवालिस, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, इसमें डलहौजी का नाम है। फिर गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया, ये 1858 वाला बोल रहा है। मिस कर गया क्या ये लोग, कुछ भी लिख दिए हैं। मिंटो, मिंटो कहाँ से आ गया, ये शायद उसका अलग नाम रहा हो। फिर वायसरॉयज पीरियड इन विच द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगेन टू कन्फर्म टू इंडियंस ड्यूरिंग टेनर ऑफ कैनिंग। राय बहादुर, खान बहादुर, वो हिंदू मुसलमानों को दिया जाता था टाइटल जो उनके लॉयलिस्ट होते थे या लॉयल होते थे जो उनसे, ब्रिटिश से, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, ठीक है। ये कई बार हमने इसको देखा है, इसमें देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial रूल इन इंडिया, home charges formed the important part of drain of wealth from India. The funds constituted home charges. Home charges किस किस चीज से मिलके बनता था? पहला, funds used to support the Indian office in London. Funds used to pay salaries and pensions of British personnel engaged in India. ठीक है, इन चीजों को मतलब होम चार्जेस में इंक्लूड किया जाता था। The staple commodities of export by English East India Company from Bengal in middle of 18th century were cotton, silk, saltpeter, opium. यूपीएससी क्वेश्चन शायद ना। The term imperial preference was applied to the special privilege on British imports in India. ठीक है। There was no independent development of industries in India during British rule because of preference of the rich to invest in land. Preference of the rich to invest in land. ठीक है। Economically, one of the result of British rule in India in 19th century was the commercialization of Indian agriculture. ठीक है, ऐसा ब्रिटिश इरा में पहली बार हुआ कि जो खेत थे हमारे, फील्ड या फार्म्स, वो एक तरह से कॉमर्शलाइज हो गया, उनको खरीदा बेचा जाने लगा। पहले वो हेरिडिटरी होते थे कि सन से मतलब डॉटर मतलब फादर से सन पे, सन से उसके सन पे ऐसे जाता था। बाद में इनके टाइम में इसको खरीदा बेचा जाने लगा, ठीक है। The statement which correctly explained the impact of Industrial Revolution on India during the first half of 19th century, Indian handicraft were ruined. ठीक है, क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो थे, जो हैंडीक्राफ्ट या वो क्राफ्टमैन थे, उनको लोकल जमींदार वगैरह पैट्रोनाइज करते थे या लोकल रूलर पैट्रोनाइज करते थे। जब धीरे धीरे वो बैंक वो होने लगे, मतलब खत्म होने लगे जमींदार, आज वो जमींदार है कल नहीं है, जो लोकल रूलर हैं वो मतलब एक तरह से गरीब होने लगे, तो इनको पैट्रोनाइज करने वाला कोई नहीं था। गांव में जो इनकी इंडस्ट्रीज थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्योंकि इनके जो कच्चे माल होते थे, रॉ मटेरियल, उसका भी एक्सपोर्ट कर देते थे ब्रिटिश, ठीक है। तो एक तरह से वो खत्म ही हो गई। प्लस जो फैक्ट्री में जो मतलब मशीन से जो उनका बनता था, ठीक है, ब्रिटिश की जो यूरोप में बनता था मशीन से, या उस समय जो इंडस्ट्रीज थी, वो इंडिया में सस्ते में एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। तो जिनको यूज करना होता था वो उन्हें खरीद लेते थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस कारण से रुइन। The person who introduced uh,
ईस्ट ए मरारी सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईस्ट ए मरारी किसके लिए कह रहा है? अ, वही जमींदारी सिस्टम ना। एसेशन क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इट लेड टू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पेजेंट्री। ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे मान लीजिए कि जमींदारी सिस्टम है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, वो किसी एक पर्सन को कह देते थे कि आप यहाँ के जमींदार हो और आप हमको इतना रेंट दोगे, एक्स वाई जेड जो भी है, या इतना लैंड है ये जमींदारी के लिए है, और इस पे जो ऑक्शन होती थी और जो ज्यादा पैसा बताता था उसको दे देते थे। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इस एरिया के जो फार्मर्स होते थे वो उसके सबॉर्डिनेट एक तरह से वेसल हो जाते थे। ठीक है, अब वो वेसल हो गए तो जब तक इस बंदे के पास मतलब यहाँ से अच्छा खासा टैक्स आ रहा है, वो रेवेन्यू आ रहा है, वो ब्रिटिश को दे रहा है, और जब नहीं दे पाएगा तो ये फिर ऑक्शन हो जाएगा। और जो ये मजदूर हैं, इनका तो खेत चला गया, ठीक है, खेत पहले ही गया था, अब जमीन भी चली गई, अब काम करेंगे। तो लेबर क्लास सबसे पहली बार यहीं पे ऑर्गेनाइज मतलब निकली, जिनके पास लैंड नहीं था, तो फार्म लेबरर्स वो बने ना। जब उनके लैंड खत्म हो गई, फार्म लेबरर्स बने। यही केस आप माहलवारी सिस्टम में देखोगे, यही केस आप रैयतवारी में देखोगे। रैयतवारी में तो वो इंडिविजुअल किसानों से ही डील करते थे, ठीक है, अलग अलग किसानों से डील किया। अब अगर ये बंदा जो है ये नहीं दे पाया टैक्स या रेवेन्यू जितना उनको करेक्ट चाहिए, तो इसका खेत बेच देंगे किसी और को। अब इसका खेत नहीं रहा, अभी गरीब हो गया, अब ये क्या करेगा, मजदूरी करेगा कहीं जाके। ठीक है, तो अलग क्लास भी जनरेट हुई उस समय। ठीक है, इनकी पॉलिसीज की वजह से एक अलग जो इंडियन पीजेंट्री थी, अलग उसकी उसमें कई सारी क्लासेस उस समय इवॉल्व हुई। The permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis. Permanent settlement was made with landlord or zamindars. Governor General who introduced the permanent revenue system, Lord Cornwallis. एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के कई बार पूछा गया। Permanent settlement of Lord Cornwallis was introduced in year 1793 AD. Under permanent settlement 1793, the zamindar were required to issue pattas to the farmers, which were not issued by many of zamindars. The reason was there was no official check upon the zamindars. ठीक है, पट्टा इशू करते थे, पट्टा इशू करने में क्या होता है, उसमें लिखा रहता था कि ये इस पे तुम काम करोगे। ठीक है, अब नहीं इशू किया तो कोई उनके पास कोई लिखा पढ़ी में नहीं है कि वो उनकी जमीन है या वहां पे वही काम करेंगे। ठीक है, उनको कभी भी हटाया जा सकता है फिर। द करेक्ट रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार, लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज सो टू डिसाइड ऑन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, the right of the tenant on land in Bengal and Bihar were given by Bengal Tenancy Act in the year 1885 AD. Among Lord Cornwallis, Alexander Reed and Thomas Munro, persons who were associated with the introduction of Rayatwari system in India during British rule. कौन थे? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो साउथ में ही इंट्रोड्यूस किया था ना, मद्रास। Thomas Munro is associated with the land revenue settlement Rayatwari system. The person who was associated with Rayatwari Munro. Rayatwari settlement was introduced by British in Madras, Eastern Bengal, Assam, Coorg and some areas of Bombay. ठीक है, मतलब दक्कन के नीचे ही ज्यादातर थे, एक वही ईस्टर्न बंगाल और असम। The English introduced the Rayatwari system for first time in Madras Presidency. In British system, Rayatwari land revenue collection was prevalent in West India and South India. With reference to Rayatwari settlement, the correct स्टेटमेंट क्या है? द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली टू द पीजेंट बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। रैयतवारी बताया था। देखो जमींदारी में क्या था कि जमींदार जो था वो पे करता था, जमींदार को एक जमीन अलॉट होती थी कि इतना इससे इतना आएगा और तुमको कितना, शायद 9/11 या 1/11 ऐसे कुछ देना है ना, 9/11 या 1/3 एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, तो उतना देना होता था और बाकी उसके हिस्से में जाएगा। तो ये जमींदार का काम था, उसके पास इतनी बड़ी लैंड थी। महलवारी में सिस्टम में क्या होता था कि एक गांव या गांव के आसपास 2-3 गांव मिला के एक महल बनता था, महलवारी। तो उन लोग को कहा जाता था कि तुम्हें इतना टैक्स देना होगा। लगान मूवी देखिए ना, लगान मूवी में जो वो कहता है ना कि 3 गुना लगान देना होगा, वो महलवारी सिस्टम का हिस्सा था कि पूरे गांव को मिला के 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, वो महलवारी सिस्टम था उसमें। ठीक है, रैयतवारी में क्या होता था कि अलग अलग किसानों से डील होती थी, हर एक किसान से अलग अलग एग्रीमेंट होगा कि तुम्हें इतना देना है। ठीक है, तो अब अगर नहीं दिया तो उसका खेत बेच देंगे उठा के, वो चीज था।
फिर द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली टू, हो गया ये। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द करेक्ट स्टेटमेंट आर औरंग पर्शियन टर्म फॉर अ वेयर हाउस, अ प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। अच्छा, औरंग इसमें अलग नहीं किया, औरंग है एक पर्शियन टर्म है किसके लिए, वेयर हाउस, जहाँ पर जो सामान रखे जाते थे बेचने के पहले। बनियान, इंडियन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और मिरासीदार, डेसिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ठीक है, तीनों अलग अलग वो हैं, टर्म्स हैं। फिर करेक्टली मैच करना है सिस्टम और रिलेटेड स्टेट। सिस्टम और रिलेटेड स्टेट, जजमानी नॉर्थ इंडिया, मिरासी तमिलनाडु, अदाद कर्नाटक, भरा बलूत महाराष्ट्र। The first tea company in Assam was established in year 1839. The statement defined the term drain theory as propounded by Dadabhai Naroji correctly. कौन सा था? That a part of India's national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material return. ठीक है, जो उनकी मतलब ड्रेन थ्योरी थी, वो उसमें क्या था कि मतलब इंडिया का वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दे रहा है, और उससे इंडिया को कोई मटेरियल वेल्थ मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है। द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मेयो। ठीक है। द Punjab Land Alienation Act was enacted in 1900 AD. The exponent of theory of economic drain of India during British rule, Dadabhai Naoroji. With reference to deindustrialization, these statements are correct. This process was started in 1813. Abolition of monopoly trade right of East India Company aggravated the process. क्यों? जब मोनोपोली खत्म हो गई तो बाकी जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो भी इंडिया में आने लगी ना। ठीक है, तो पहले कम एक्सप्लॉयटेशन होता था, फिर ज्यादा होने लगा। द ड्रेन थ्योरी वाज propounded by दादाभाई नौरोजी। मेंशन द पर्सनालिटीज who were economic critics of colonization। तो दादा भाई नौरोजी थे ही, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और आरसी दत्त भी थे। ठीक है। द बुक पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। A book describing the theory of economic drain of India during British rule by Dada Bhai Naoroji. The most effective contribution of Dada Bhai Naoroji to the national cause of national movement was exposed the economic exploitation of India by British। दादा भाई नौरोजी के बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में शायद पता नहीं 1893 के आसपास या उसी के आसपास। ठीक है, 93 94 के आसपास हुए होंगे, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। एसर्शन और रीजन है, जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ड्रेन थ्योरी रीजन क्या है? द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। द फोररनर ऑफ इरिगेशन वर्क्स इन साउथ इंडिया इज कंसीडर्ड किसको? सर आर्थर कॉटन। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम इसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।